आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट सेशन में हमने अप ट्रेंड के बारे में डिस्कस किया था कि एक्चुअली में मार्केट में अप ट्रेंड होता क्या है और उस अप ट्रेंड को आपको ढूंढना कैसे है। तो उसको ढूंढने के लिए हमने दो पैरामीटर्स यूज किए थे और वो दो पैरामीटर्स का नाम क्या था जो अप ट्रेंड हमने ढूंढा था? हायर हाइज एंड हायर लोज। हमें क्या ढूंढना होता था? हायर हाइज एंड हायर लोज। ये दो चीजें हमें ढूंढनी होती थी। ये दो चीजें अगर हमें मिलती है तो उसको हम अप ट्रेंड का नाम देते थे कि मार्केट में क्या है, अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। अब हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि कंसोलिडेशन फेज क्या होता है एंड डाउन ट्रेंड क्या होता है। ठीक है। तो दो हमारा मेजर कवरेज रहेगा और उसके ऊपर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, वहां पे हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा और हम ट्रेड कैसे करेंगे, कंफर्मेशन कब होगी, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम आज की क्लास में। ठीक है। तो अप ट्रेंड आई होप आप सभी को क्लियर होगा। कोई डाउट है अप ट्रेंड को लेकर के जो हमने अप ट्रेंड में डिस्कस किया था? तो एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए अगर अप ट्रेंड से रिलेटेड कोई डाउट है। अप ट्रेंड से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? ओके। अब बात आती है कंसोलिडेशन की। तो कंसोलिडेशन क्या है? तो कंसोलिडेशन व्हेन अ स्टॉक प्राइस इज मूविंग साइडवेज। कोई स्टॉक का प्राइस साइडवेज मूव करता है, ना तो अप जाता है ना डाउन जाता है, साइडवेज मूव करता है। ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कोई जनरल डायरेक्शन नहीं होता है स्टॉक का मूव करने का। किसी भी डायरेक्शन में अप डाउन होता रहता है। तो वो एक्चुअली में कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए उसको कंसोलिडेशन फेज कहा जाता है। कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक फेज भी कहा जाता है कि मार्केट एक बड़ा अप ट्रेंड या बड़े डाउन ट्रेंड के बाद थोड़ी देर का पॉज देता है। तो उस फेज को कंसोलिडेशन या फिर ब्रेक फेज भी कहा जाता है। ठीक है। इसका नाम ब्रेक फेज भी होता है। ब्रेक फेज या फिर कंसोलिडेशन फेज, बात एक ही है। और जनरली जब हम कंसोलिडेशन फेज में होते हैं तो हमें उस कंसोलिडेशन फेज में कोई ट्रेड नहीं देना होता है, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज के बाद मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। आप पहले ही उसका आइडिया नहीं लगा सकते हो जब तक कि वो कंसोलिडेशन फेज में है। तो वह तब भी जब कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक होता है तो हम वहां पे ट्रेड करना जनरली इग्नोर करते हैं। ठीक है। और वहां पे सिर्फ हमारा एक वेटिंग फेज होता है कि हम यहाँ पे वेट करेंगे स्टॉक यहाँ से अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, जहां भी जाएगा हम वहां से फिर ट्रेड देने जाएंगे। तो कंसोलिडेशन फेज में हमें ट्रेड नहीं देना होता है। और मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि 60 to 70% ऑफ द टाइम मार्केट सिर्फ कंसोलिडेशन फेज में ही रहता है। ठीक है। तो कंसोलिडेशन फेज को हम इग्नोर करते हैं, वहां पे हम ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है। कंसोलिडेशन फेज भी हमारा दो तरह का होता है। अगर हम कंसोलिडेशन फेज की बात करें तो कंसोलिडेशन भी दो तरह का होता है। यहाँ पे ये थोड़ा डीप है। वैसे लोग कंसोलिडेशन मतलब सिर्फ कंसोलिडेशन के नाम से ही समझते हैं। फिर भी मैं फर्दर रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूँ कि कंसोलिडेशन भी दो तरह का होता है। एक एक अपवर्ड कंसोलिडेशन एंड सेकंड वन इज डाउनवर्ड कंसोलिडेशन। अपवर्ड कंसोलिडेशन एंड डाउनवर्ड कंसोलिडेशन। अपवर्ड कंसोलिडेशन क्या होता है? बेसिकली कोई स्टॉक का प्राइस मूव तो कर रहा है लेकिन इस तरह से मूव नहीं कर रहा है। अप ट्रेंड में क्या था, स्टॉक का प्राइस बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में, मतलब कुछ इस तरह से भाग रहा था तिरछा, राइट। कुछ ऐसे ऐसे करके अप साइड में भाग रहा था स्टॉक का प्राइस। लेकिन जब बात आती है कंसोलिडेशन में अपवर्ड कंसोलिडेशन की, तो अपवर्ड कंसोलिडेशन कुछ इस तरह से जाता है, मतलब एक बेस बना करके थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा होता है एक्चुअली में। बट वो कंसोलिडेशन फेज माना जाता है, मतलब कुछ इस तरह से नहीं भाग रहा है अपसाइड में। अपसाइड में अगर अप ट्रेंड आप आइडेंटिफाई करने जाओ तो हायर हाइज एंड हायर लोज मिलेंगे आपको। लेकिन जब आप अपवर्ड कंसोलिडेशन की बात करोगे ना तो यहाँ पे आपको हायर हाई एंड हायर लोज बहुत कम मिलेंगे। बहुत कम चांसेस होते हैं कि यहाँ पे आपको हायर हाइज एंड हायर लोज मिले। ठीक है। यहाँ पे हायर हाई एंड हायर लोज नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपका जो प्रीवियस हाई था वही सेम हाई रहेगा अगले कैंडल में भी, और उसका अगला कैंडल भी सेम हाई का ही रहेगा। बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो इसलिए इसको अपवर्ड कंसोलिडेशन का नाम दे दिया जाता है। वहीं अगर आप डाउनवर्ड कंसोलिडेशन की बात करो
तो उससे पहले मैं डाउन ट्रेंड की बात कर देता हूं। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, स्टॉक का प्राइस कुछ इस तरह से मूव करता है, बिल्कुल नीचे की साइड कुछ इस तरह से मूव करता रहता है। लेकिन अगर डाउनवर्ड कंसोलिडेशन की अगर मैं बात करूं कि डाउनवर्ड कंसोलिडेशन में स्टॉक मूव कैसे करता है, तो डाउनवर्ड कंसोलिडेशन में कुछ स्टॉक अगर सपोज एक लाइन है, अगर यहाँ पे डाउनवर्ड कंसोलिडेशन में जाना है स्टॉक को, तो ये कुछ ऐसे मतलब इसी लाइन में कंटिन्यू करता रहेगा और धीरे धीरे करके ये नीचे आएगा यहाँ से, बिल्कुल धीरे धीरे। तो इस फेज को कहा जाता है डाउनवर्ड कंसोलिडेशन। एक पर्टिकुलर रेंज में फंस जाता है वो, उस रेंज से बाहर नहीं निकल पाता है। जब वो उस रेंज से बाहर निकलेगा तब वहां पे एक नया ट्रेंड कंटिन्यू होता है, अपवर्ड ट्रेंड या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड। अब यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखने वाली है कि अगर जब हम अपवर्ड कंसोलिडेशन पढ़ रहे थे कि स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में है, स्टॉक का प्राइस क्या है, अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज हो सकता है, वो क्या है, स्टॉक यहाँ से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अप ट्रेंड में है तो हम यहाँ पे वेट करते हैं स्टॉक के डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने का। अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तो हम उसका वेट करते हैं कि वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो। वहीं कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है, कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है, तो हम यहाँ से वेट करते हैं, यहाँ पे हम आकर के अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम वेट करते हैं कि यहाँ से अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाए, तब जाकर के हम ये ट्रेड लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कंसोलिडेशन फेज में हमें नहीं पता होता है कि स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा। अब स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा या फिर डाउन ट्रेंड में जाएगा, हमें कंफर्मेशन नहीं होती है अगर ये कंसोलिडेशन फेज में होता है। तो कंसोलिडेशन फेज में क्या करना होता है हमें, सपोज कोई स्टॉक अपवर्ड कंसोलिडेशन में कुछ इस तरह से मूव कर रहा है और ये छोटा सा रेंज बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं जनरली इस रेंज पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखते हैं। इस रेंज पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखते हैं और यहाँ पे जनरल चांसेस होते हैं कि स्टॉक अपवर्ड में मूव या तो ब्रेक करे या डाउन ट्रेंड में मूव ब्रेक करे। अब जहां पे भी ब्रेक करेगा हम वहां से ट्रेड लेते हैं, और हम अभी आगे इसी लेक्चर में जानेंगे कि हम यहाँ पे कैसे करना है, हमें ये ट्रेड लेना कैसे है, किस बेस पे हमें ट्रेड लेना है। तो कंसोलिडेशन में अपवर्ड कंसोलिडेशन एंड डाउनवर्ड कंसोलिडेशन, ये दो कंसोलिडेशन क्लियर है सबको, अपवर्ड कंसोलिडेशन एंड डाउनवर्ड कंसोलिडेशन। अपवर्ड कंसोलिडेशन और डाउनवर्ड कंसोलिडेशन और कुछ नहीं है, एक छोटे से रेंज में स्टॉक का फंस जाना, चाहे वो ऊपर एक चैनल में मूव कर रहा हो या एक नीचे चैनल में मूव कर रहा हो। अभी मैं लाइव स्टॉक्स में भी आपको दिखाऊंगा कि कंसोलिडेशन फेज क्या होता है। ठीक है, ये सबको क्लियर है? फर्दर कोई क्लियरिफिकेशन कंसोलिडेशन फेज में? क्लियर है? ओके, अब मूव करते हैं डाउन डाउन ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में क्या होता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है तो वहां पे हम उस डाउन ट्रेंड को अगर फॉर्मली आइडेंटिफाई करने जाए तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो डाउन ट्रेंड अगर हम देखें तो उसको फॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है कि व्हेन द स्टॉक ऑफ अ प्राइस, मतलब प्राइस ऑफ स्टॉक इज मूविंग डाउनवर्ड और गेटिंग लोअर। स्टॉक का प्राइस या तो नीचे मूव कर रहा है और उसके प्राइजेस क्या हो रहे हैं, नीचे लोअर होते जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो क्या होगा, जस्ट अ सेकंड। अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक का प्राइस क्या होगा, सपोज यहाँ पे 50 रुपीज है, 40, खराब हो गया है, 40, 30, 20, 10। अब क्या है, यहाँ से एक स्टॉक का प्राइस मूव करना शुरू होता है यहाँ से, और ये क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली डाउन जाने लगता है, कॉन्टिन्यूसली डाउन जाने लगता है। इसका प्राइस क्या होता है, पहले से नए लोज और नए हाईज बनाने लगता है, वो भी नीचे की साइड में। जैसे हमने अप ट्रेंड में पढ़ा था हायर हाई एंड हायर लोज, दो टर्म पढ़े थे, हायर हाई एंड हायर लोज। उसका सेम अपोजिट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में भी चलता है। डाउन ट्रेंड में जो वर्ड होते हैं उसका नाम होता है लोअर हाइज एंड लोअर लोज। अप ट्रेंड में हमने क्या पढ़ा था, हायर हाइज एंड हायर लोज, राइट। ये था हमारा अप ट्रेंड का, ये हमारा अप ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कोड था। लेकिन
अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में अब जो हमारे दो कोड्स होंगे वो क्या होंगे, लोअर हाइज एंड लोअर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज। अब ये लोअर हाइज एंड लोअर लोज क्या है, हायर हाइज हायर लोज सबको क्लियर है, हायर हाइज एंड हायर लोज, अब ट्रेंड का जो पार्ट था हायर हाइज एंड हायर लोज सबको क्लियर था, हायर हाइज एंड हायर लोज सबको क्लियर था। ओके, तो यहाँ पे लोअर हाई एंड लोअर लोज, यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है आपको इन वर्ड्स को देख करके, लोअर हाई एंड लोअर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज वर्ड देख करके आप सभी को कुछ समझ आ रहा है कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या होगा, कुछ आइडिया मिल पा रहा है, बता पाएंगे कुछ चैट सेक्शन में, लोअर हाइज एंड लोअर लोज, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट है हायर हाइज एंड हायर लोज का। हायर हाइज एंड हायर लोज जो हम अप ट्रेंड में यूज करते थे उसका बिल्कुल अपोजिट है लोअर हाई एंड लोअर लोज, लोअर हाई एंड लोअर लोज। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ लोअर हाई एंड लोअर लोज क्या होता है। एक्चुअली में कोई स्टॉक, जब कोई स्टॉक, ओके वेट, यस शेयर का हाई भी लो होगा और डाउन भी अकॉर्डिंग लो होगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर कोई स्टॉक सपोज यहाँ अप ट्रेंड में चल रहा है तो एक कैंडल बना रहा है और अब ये डाउन ट्रेंड में आने लगा तो ये कुछ इस तरह से नीचे कैंडल्स बना रहा है, नीचे की साइड पे ये, इसने जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ये नीचे की साइड पे कैंडल्स बनाना शुरू कर दिया इसने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हाई होता है मार्केट का, यहाँ पे नीचे एक लो होता है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं लोअर हाइज एंड लोअर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज। यहाँ पहले क्या था, हायर भी हाई था एंड लोअर भी हाई था, अब यहाँ पे क्या होगा, हायर भी लो होगा एंड लोअर भी लो होगा, मतलब जो पहले हाई था वो, उसका जो नेक्स्ट हाई होगा उससे नीचे के लेवल पे होगा। पहला हाई, ये फर्स्ट हाई है, इसका जो नेक्स्ट हाई है यानी कि जो सेकंड वाला है, ये हाई इस पहले वाले हाई से नीचे के लेवल पे होगा, पहले वाले हाई के लेवल से नीचे के लेवल पे दूसरा हाई होगा। देन तीसरे लेवल पे आओगे आप तो तीसरे लेवल का हाई और सेकंड लेवल से भी नीचे होगा। देन फोर्थ पे आओगे, फोर्थ कैंडल पे, तो उसका लो और भी उससे नीचे लो बनाएगा, उसका जो हाइयर होगा उससे नीचे बनाएगा। वैसे ही अगर हम लो की बात करें तो पहला लो कुछ यहाँ पे था, देन सेकंड लो की बात करेंगे तो इस लो से और नीचे लो बनाया, मतलब और लोअर बना रहा है, लोअर, राइट। थर्ड पे आओगे तो यहाँ पे भी और लोअर बना रहा है, सेकंड से भी लोअर बना रहा है यहाँ पे, एंड सो ऑन, बाकी ये ऐसे ही कंटिन्यू करता है। तो लोअर हाई एंड लोअर लोस, ये क्लियर है सबको, स्टॉक पे लोअर लोस, लोअर हाइज एंड लोअर लोस, लोअर हाइज एंड लोअर लोस, ये डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आपके काम आएगा, लोअर हाई एंड लोअर लोस, लोअर हाइज एंड लोअर लोस, लोअर हाइज एंड लोअर लोस। कोई डाउट इसमें, लोअर लोस लोअर हाइज पे, लोअर हाई एंड लोअर लोस पे? ओके, अब मैं आपको दो प्राइजेस देता हूं, दो हाई, एक दो कैंडल के हाई और लो के प्राइजेस बताता हूं, ठीक है। वो देख करके आपको उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या कंसोलिडेशन में है। सपोज पहली कैंडल, मैं पहली कैंडल की इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, पहली कैंडल ने हाई बनाया 125 रुपीज का, ठीक है, और इस पहली कैंडल ने लो बनाया 95 रुपीज का, ठीक है। देन ये दूसरी कैंडल की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको, दूसरी कैंडल ने हाई बनाया है 165 का एंड लो बनाया है 110 रुपीज का। तो इस फेस का नाम बताएंगे ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ये पहली कैंडल की इंफॉर्मेशन है आपके सामने, ये दूसरी कैंडल की इंफॉर्मेशन है, तो ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, जल्दी से रिप्लाई करेंगे, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ओके, अप ट्रेंड है। आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि अप ट्रेंड है,
क्योंकि पहले कैंडल का जो हाई है उससे अगले कैंडल का हाई अबव लेवल पे है, मतलब पहले कैंडल ने हाई बनाया था 125 रुपीज का, नेक्स्ट कैंडल ने हाई बनाया 165 रुपीज का, उससे अबव लेवल पे, मतलब हायर हाइज। देन आपने ढूंढा होगा लोअर लोज। लोअर लोज का क्या मतलब है, जो पहली कैंडल ने लो बनाया था उससे अबव लेवल पे दूसरी कैंडल अपना लो बनाए। तो पहले ने 95 पे बनाया था, सेकंड ने कितने बनाया 110 पे। अब मैं एक और इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, एक कैंडल ने हाई बनाया है 110 का, एक लो बनाया है इसने 90 रुपीज का। देन सेकंड कैंडल में होता है कि इसने हाई बनाया है 90 रुपीज का एंड लो बनाया है 65 रुपीज का। इसका नाम बताएंगे अप, ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ये हाइज लोज देख के आपको क्या पता चल रहा है, ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। जी बिल्कुल, ये डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है। पुराना जो हाई का लो था, हाई था, उससे नीचे एक नया हाई बना रहा है। जो पुराना लो था उससे नीचे एक लो बना रहा है नया। ठीक है, तो आई थिंक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन तीनों फेस आप सभी को क्लियर है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन तीनों फेस आप सभी को क्लियर है। अगर चार्ट आपको दिया जाए, आपके सामने खोल दिया जाए, तो आप ये तीनों फेस एनालाइज में देख करके बता सकते हैं कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या कंसोलिडेशन है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? तीनों फेज सभी को क्लियर है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन। तीनों फेज आप आइडेंटिफाई कर सकते हो चार्ट पे। ओके, अब बात करते हैं कि आपको ये एनालाइज किस टाइम फ्रेम में करना है। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आप जब इंट्राडे करने जा रहे हो तो ये कौन से टाइम फ्रेम में आपको एनालाइज करना पड़ता है। क्योंकि जब तक आपको टाइम फ्रेम ही नहीं पता तो आप इंट्राडे किसी भी टाइम फ्रेम में करने जाओ तो वहां पे मे भी कुछ गलतियां हो सकती है। इससे पहले मैंने किसी भी चार्ट में आपसे टाइम फ्रेम डिस्कस नहीं किया था। मैंने क्या सिर्फ इतनी सी बात बोली थी कि बिगेस्ट टाइम फ्रेम में आप जाकर के एनालाइज करो। अगर आप पैटर्न्स ढूंढने में सक्सेसफुल हो जाते हो बिगेस्ट टाइम फ्रेम में, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम में और भी ज्यादा आसान होगा ढूंढना, राइट। अब हम एक्चुअली में बात करेंगे कि जब आप ट्रेड लेने जा रहे हो तो किस टाइम फ्रेम में आपको स्टॉक को वॉच करना है, किस टाइम फ्रेम में आपको पैटर्न्स ढूंढना है। ठीक है, तो वो लाइन में अब फिर से बोलना चाहूंगा कि आपको बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज करना है, राइट। जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप ट्रेंड को एनालाइज कर पाते हो उतना ही ज्यादा आप इंट्राडे में श्योर रहोगे अपने ऑर्डर्स को लेकर के, आप अपने डिसीजंस को लेकर के। तो सबसे पहले चीज आपको बिगेस्ट टाइम फ्रेम में एनालाइज करना है, ठीक है, ताकि आप और ज्यादा एफिशिएंट रिजल्ट पा सको। ठीक है, तो आपको बड़ा टाइम फ्रेम क्या है, आपको अगर एनालाइज करना है तो बड़े टाइम फ्रेम कौन से है। सबसे पहले आप जब एनालाइज करोगे, तो जब आप एनालाइज करने जाओगे ना, आपको 1 मंथ में एनालाइज करना है। सबसे पहले जब आप एनालाइज करने जाओगे आप 1 मंथ का चार्ट खोलोगे, 1 मंथ का आप चार्ट लगाओगे, 1 मंथ में एनालाइज करोगे। देन आप जाओगे 1 वीक में एनालाइज करोगे। देन आप आओगे एनालाइज करने 1 डे पे। सपोज आपने 1 मंथ का कोई चार्ट खोला, आपको 1 मंथ के चार्ट पे कोई पैटर्न क्लियर नहीं मिलता है। जब भी आप मार्केट में ट्रेड करने जाओगे तो सबसे पहले आप 1 मंथ का चार्ट खोलोगे और एक बड़े टाइम फ्रेम में एक ब्रॉडर टर्म वो करने जाओगे, एनालाइज करने जाओगे। तो आप बड़े टाइम फ्रेम में गए 1 मंथ के चार्ट में और यहाँ पे आपको कोई ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं होता है, कोई ट्रेंड आपको नहीं मिला। देन आप शिफ्ट होते हो अप 1 वीक चार्ट पे। 1 मंथ पे आपको कुछ समझ नहीं आया, देन आप 1 वीक चार्ट पे गए। 1 वीक में आप जाकर के देखते हो मार्केट एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है। देन आप शिफ्ट हो गए 1 डे चार्ट पे। और जब आप 1 डे चार्ट पे आते हो तो आपको यहां पे भी दिखाई देता है मार्केट एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। ये पहला एग्जांपल था। तो आप पॉसिबिलिटी होगी कि आप जब मार्केट में ट्रेड लेने जाओगे, जब आप किसी टाइम फ्रेम में ट्रेड लेने जाओगे, तो आपका मेजर जो माइंड का सेटअप होगा वो मार्केट में आप कौन सी पोजीशन लेने के लिए जाओगे, लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए जाओगे। जब तक आपको शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए बहुत ज्यादा कंफर्मेशन नहीं मिले तो उस मार्केट में आप शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाओगे, राइट। लेकिन इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको
1 वीक में भी अप ट्रेंड में मिल रहा है, 1 डे में भी आपको अप ट्रेंड में मिल रहा है, तो आप क्या करो, कोशिश करोगे कि आप मार्केट में एक लॉन्ग पोजीशन बनाओ। ठीक है। वहीं अगर दूसरा सिनेरियो में डिस्कस करूं, आप 1 मंथ चार्ट में जाते हो, आपको यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड मिल रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। आप 1 वीक में जाते हो और 1 वीक में भी आपको मार्केट डाउन ट्रेंड में मिल रहा है। देन आप 1 डे चार्ट पे जाते हो और 1 डे चार्ट पे आपको ये अप ट्रेंड में मिल रहा है। 1 डे चार्ट पे आपको ये अप ट्रेंड में मिल गया, तो आप क्या करोगे? तो बेसिकली ब्रॉडर टर्म में अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये अप ट्रेंड है। ये क्या है, सॉरी 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 कि ये डाउन ट्रेंड है। ब्रॉडर टर्म में आप देखो तो मार्केट आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये डाउन है। ठीक है। लेकिन 1 डे चार्ट में आप आकर के देखते हो कि ये अप ट्रेंड में है, तो आपका मेजर गोल क्या रहेगा मार्केट में कि आज के दिन पे आपको क्या करना चाहिए, अप ट्रेंड में जाना चाहिए या डाउन ट्रेंड में जाना चाहिए? तो आपका यहाँ पे मेजर गोल होना चाहिए कि मार्केट में आपको शॉर्ट पोजीशन ढूंढनी चाहिए, लेकिन 1 डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा है, तो आप लॉन्ग पोजीशन के लिए भी जा सकते हो अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन के लिए भी जा सकते हो, लेकिन ब्रॉडर टर्म में आप देखो तो जब आप ट्रेड करने जाओगे तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ढूंढोगे, क्योंकि जितने बड़े टाइम फ्रेम में जो आपको पैटर्न्स मिल रहे हैं मार्केट में, बेसिकली वही आपको ढूंढने की कोशिश करनी होती है। ठीक है। और वही पोजीशन अगर आपको मार्केट में मिल रहा है तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। अदरवाइज मार्केट के हमें अगेंस्ट में नहीं जाना है। मार्केट के अगर हम अगेंस्ट में जाएंगे तो कोई फायदा नहीं, हम सिर्फ अपना पैसा लूज करेंगे मार्केट में और कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम यहाँ पे जो करने वाले हैं अपने रियल पैसे से करने वाले हैं। जो भी हम करेंगे रियल पैसे से करेंगे, ना कि यहाँ पे कोई पेपर मनी है। तो एनालाइज करने के लिए आप सभी को क्लियर है, 1 मंथ में जाएंगे, 1 मंथ से आप 1 वीक में शिफ्ट होंगे एनालाइज करते हुए, देन आप 1 डे में जाएंगे। ये तो हो गई आपकी एनालिसिस फेज। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपकी हो गई एनालिसिस, ये हो गई एक ब्रॉडर टर्म में एनालिसिस। अब आप शिफ्ट हो गए छोटे टाइम फ्रेम में। अब आप शिफ्ट हो गए छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम मतलब कितना छोटा? 1 आवर चार्ट पे आप शिफ्ट हो गए। 1 डे टाइम फ्रेम में एनालाइज करने के बाद 1 डे की जगह ना आप 4 आवर्स का भी यूज कर सकते हो। 1 डे की चार्ट की जगह आप 4 आवर्स का भी चार्ट यूज कर सकते हो, ये दोनों रिप्लेसेबल यूज होते हैं। ठीक है। 4 आवर्स का चार्ट ज्यादा बेटर माना जाता है इंस्टेड ऑफ 1 डे। अगर आप 1 डे का चार्ट यूज कर रहे हो तो इट इज एडवाइजेबल कि आप 4 आवर्स का चार्ट यूज करो। ठीक है। देन आप शिफ्ट हो गए एक छोटे टाइम फ्रेम में। छोटा टाइम फ्रेम मतलब 1 आवर। आप 1 आवर के चार्ट पे जाकर के देखोगे मार्केट कौन से फेज में है, वहां पे आपको कौन कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। लास्ट, इससे पहले जितने भी आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग 1 आवर में सपोर्ट क्या है एंड रेजिस्टेंस क्या है। जब आप 1 आवर में एनालाइज कर दोगे मार्केट को, देन आप शिफ्ट हो गए 15 मिनट्स के चार्ट पे। 15 मिनट्स के चार्ट पे। और ये जो 15 मिनट्स का चार्ट होता है ना, द मोस्ट रिलायबल एंड द मोस्ट इफेक्टिव टाइम फ्रेम माना जाता है जब आप इंट्राडे करने जाते हो। 15 मिनट्स का चार्ट सबसे ज्यादा यूजफुल होता है हमारे इंट्राडे में। इंट्राडे मीन सेम डे पे बाई करना है, सेम डे पे सेल करना। ठीक है। तो 15 मिनट्स का चार्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो आप 15 मिनट्स चार्ट में एट द एंड एनालाइज करेंगे और 15 मिनट्स चार्ट को आप स्पेशल कंसिडरेशन के साथ एनालाइज करेंगे। इसको बहुत ज्यादा ध्यान से एनालाइज करेंगे। ठीक है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। देन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के बाद हम शिफ्ट होते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में। 15 मिनट्स के बाद चार्ट पे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं और देखते हैं 5 मिनट्स में क्या क्या हमें और मेजर प्रिकॉशंस रखनी है, क्या क्या पैटर्न्स बन रहे हैं। मेजर रिलायबल हमारा 15 मिनट्स का होता है। रिलायबल जो टाइम फ्रेम है हमारा वो 15 मिनट्स का है, राइट। लेकिन हम 5 मिनट्स को भी इग्नोर नहीं करते हैं। 5 मिनट के चार्ट को भी हम यूज करते हैं अपनी एनालिसिस के हिसाब से। और जब आप 5 मिनट्स के हिसाब से क्या करोगे, आप ट्रेड में एंटर होगे। जब बात आती है एनालिसिस करने की, तो आपकी एनालिसिस 15 मिनट्स तक, यहां पे आपकी एनालिसिस खत्म हो जानी चाहिए।
15 मिनट्स तक आपकी एनालिसिस कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपने 1 मंथ से स्टार्ट किया एनालिसिस करना, आपकी एनालिसिस 15 मिनट तक खत्म हो जाएगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आती है आपकी एनालिसिस खत्म हो जाएगी। अब आप आओगे ट्रेड लेने के लिए, और जब आप ट्रेड लेने जाओगे ना, तो आप अपने चार्ट पे डालोगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओगे और वहां पे आप एक ऑर्डर प्लेस करोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। और वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा करके आपको क्या देखना है, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको क्या क्या चीजें देखनी है। तो आप क्या करोगे, बेसिकली 5 मिनट टाइम फ्रेम चूज करोगे स्टॉक पे, और वहां पे एक ऑर्डर प्लेस करोगे, यानी कि अपना ट्रेड लोगे। अब आप ट्रेड में एंटर हो चुके हो। अब आप 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड में एंटर हो चुके हो, मार्केट में आप एंटर हो चुके हो, चाहे आपने बाई किया या सेल किया, जो भी आपने किया, आप ट्रेड में एंटर हो चुके हो। अब जब बात आती है ट्रेड में एंटर होने के बाद आपको किस टाइम फ्रेम में मार्केट को वॉच करना है, क्योंकि जब आप ट्रेड ले चुके हो, तो ट्रेड लेने के बाद आप कुछ कर नहीं सकते। ट्रेड लेने के बाद तो आप सिर्फ वेट करना है आपको कि आपका प्रॉफिट होता है या आपका स्टॉप लॉस जाता है। या तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा या आपका टारगेट अचीव होगा। तो आपको अब सिर्फ क्या करना है, वेट करना है। वेट करने के लिए ना, आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करोगे चार्ट पे, और 1 मिनट के चार्ट को आप सिर्फ देखोगे, सिर्फ वॉच करोगे। क्योंकि यहाँ पे ट्रेड में आप एंटर हो चुके हो, ट्रेड में एंटर होने के बाद तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 1 मिनट चार्ट को वॉच करना है। ये टाइम फ्रेम सबको क्लियर है? टाइम फ्रेम क्लियर है सबको कि आपको एनालिसिस कौन कौन से टाइम तक करनी है, और उसके बाद ट्रेड कौन से टाइम पे लेना है, एंड आपको वॉच किस टाइम फ्रेम में करना है फिर? टाइमिंग्स क्लियर है? और भी कुछ एक्सप्लेनेशन बताऊं टाइमिंग्स के लिए? ओके, आपको क्या करना है, 1 मंथ चार्ट पे जाना है। मैं आपको एक एनालाइज करके ही बता देता हूं। मैं आपको लाइव चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहां पे आपको एनालाइज करके बताता हूँ। ठीक है? तो वहां पे बेटर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मे भी थोड़ी कंफ्यूजन रह गई होगी, मैं दोबारा क्लियर करता हूँ। जस्ट अ मिनट। के लिए 5 मिनट। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन सबको शेयर हो रही है? ओके। अब ये विप्रो लिमिटेड का चार्ट है। अब मैं यहाँ पे एनालिसिस करने बैठा हूँ। सपोज मैं कल सुबह मार्केट में विप्रो लिमिटेड में ट्रेड लेना चाहता हूँ। विप्रो लिमिटेड में कल सुबह मुझे ट्रेड लेना है। मैंने स्टॉक चूज किए, उस स्टॉक में से एक स्टॉक था विप्रो लिमिटेड। ठीक है? तो मैं विप्रो लिमिटेड में जब ट्रेड लेने जाऊंगा, तो उससे पहले मुझे कुछ एनालिसिस करनी पड़ेगी। रात को बैठ के मार्केट में जाने से पहले मुझे एक एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो एनालिसिस करने के लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा 1 मंथ चार्ट पे। मैं विप्रो लिमिटेड में आया, 1 मंथ चार्ट में मैं कुछ एनालिसिस करने जा रहा हूँ। अब मैं जब एनालिसिस करने आया विप्रो लिमिटेड में, तो यहाँ पे देखता हूँ एक अच्छी खासी विप्रो लिमिटेड अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 मंथ चार्ट में विप्रो लिमिटेड एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। राइट? सबको क्लियर है यहाँ पे अप ट्रेंड क्यों है, ये कैसे हो रहा है अप ट्रेंड? हायर हाइज एंड हायर लोज का पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखा 1 मंथ चार्ट में बेसिकली आपको कुछ लेवल्स मार्क करने नहीं होते हैं। अगर आपको लगते हैं कि कुछ लेवल्स मार्क करने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उन लेवल्स को मार्क कर लो। अदरवाइज आपको 1 मंथ चार्ट में लेवल्स मार्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्योंकि 1 मंथ चार्ट यूज करने, जब हम एनालाइज करते हैं, तो 1 मंथ चार्ट बेसिकली वो लोग यूज करते हैं जिनको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना होता है। पर हम तो कल इंट्राडे करने के लिए बैठने वाले हैं विप्रो लिमिटेड में। कल मैं विप्रो लिमिटेड में इंट्राडे करना चाहता हूँ, इंट्राडे पर्पस के लिए जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 मंथ चार्ट सिर्फ देखूंगा कि ट्रेंड क्या है इसमें। तो यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि एक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है काफी लंबे टाइम से। मतलब मई 2020 से, यानी कि अगले पिछले 1 साल से कंटिन्यूसली ये अप ट्रेंड में ही है।
विप्रो लिमिटेड। ठीक है, तो ये मेरा मंथली चार्ट का एनालिसिस खत्म हो चुका है। यहाँ पे मेरे लिए और कुछ रेलेवेंट नहीं है मंथली चार्ट में, अगर मैं कल ट्रेड देने जाता हूँ। अब मैं शिफ्ट होऊंगा वीकली चार्ट में। अब मैं शिफ्ट होऊंगा वीकली चार्ट में, और वीकली चार्ट में मैं कुछ क्या करूंगा, कुछ लेवल्स मार्क करने की कोशिश करूंगा कि हाँ ये कुछ लेवल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर लेवल्स की बात करूं, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपको दो लेवल्स बताए गए हैं। तो यहाँ पे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना चाहूंगा विप्रो लिमिटेड में। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था कुछ टाइम पहले विप्रो लिमिटेड का, और नीचे यहाँ पे कुछ सपोर्ट बना था। यहाँ पे एक ये सपोर्ट था एंड ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था विप्रो लिमिटेड में। ये सबको क्लियर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने कैसे मार्क किया? यहाँ पे किसी को डाउट कि हाँ ये मैंने मार्क कैसे किया? ये मैं वीकली चार्ट में मार्क कर रहा हूं। ओके, क्लियर है। अब बात आती है, ये तो मेरी हो गई वीकली चार्ट की एनालिसिस, और मैं वीकली चार्ट में देखूं तो यहाँ पे वीकली चार्ट में भी ऑलमोस्ट अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू कर रहा है। तो विप्रो लिमिटेड मंथली चार्ट अप ट्रेंड, वीकली चार्ट अप ट्रेंड। अब यहां से हम शिफ्ट होंगे किस चार्ट में? वन डे चार्ट पे। और जो लेवल्स हमने वन वीक में मार्क किए थे उन लेवल्स को हम हटाएंगे नहीं, उन लेवल्स को चार्ट पे रहने देंगे एज इट इज। ठीक है, जैसे आपने मार्क किया था उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब हम आ गए वन डे चार्ट पे। अब हम इसके वन डे चार्ट पे आ गए हैं विप्रो लिमिटेड के। थोड़ा सा लेवल नीचे बनेगा। तो अब वन डे के चार्ट के हिसाब से जो भी लेवल्स में थोड़े बहुत सुधार करने होंगे आपको, जैसे मैं मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे और होना चाहिए, हल्का सा ऊपर होना चाहिए, तो जैसे भी आपको लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या करें, रेक्टिफाई करें। अब वन डे चार्ट में मैं आता हूं, तो वन डे चार्ट में मुझे कुछ एनालिसिस करनी है, कुछ लेवल्स मार्क करने हैं। ठीक है, वन डे लेवल, वन डे पे मुझे कुछ एनालिसिस करनी है और कुछ लेवल्स मार्क करने हैं। तो वन डे में आऊंगा तो मुझे विप्रो लिमिटेड में एक लाइन मार्क करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों मार्क कर रहा हूं? ये सिर्फ इसलिए मार्क कर रहा हूं कि विप्रो लिमिटेड ने एक हाई बनाया है रिसेंट में, और वो हाई कितने रुपए का है? अगर आप इस कैंडल को देखें तो ये हाई बनाया है 555 रुपीज 50 पैसे की। आपको यहाँ पे हाई दिखाई देगा जब मैं कैंडल पे रखूंगा, 555 रुपीज का एक हाई बनाया है विप्रो लिमिटेड ने। तो मैं यहाँ पे इस लाइन को क्या कर दूंगा, प्लेस कर दूंगा। ये लाइन मेरे लिए एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये लाइन मेरे लिए एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये मुझे याद दिलाता रहेगा कि विप्रो लिमिटेड ने एक हाई बनाया हुआ है यहाँ पे 555 रुपीज का। और अगर विप्रो लिमिटेड यहाँ से कभी अपसाइड में कंटिन्यू करता है आने वाले कल के दिन पे, तो ये मैक्स टू मैक्स 555 रुपीज तक जाएगा। उसके बाद जाने में इसको डिफिकल्टी होगी। डिफिकल्टी क्यों होगी? क्योंकि इसने एक ऑलरेडी हाई बनाया और उस हाई से रिजेक्शन फेस करा है, उस हाई से रिजेक्शन फेस किया हुआ है, और उस रिजेक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, और रेजिस्टेंस से प्राइजेस क्या होते हैं, रिजेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरी कुछ हो गई वन डे की एनालिसिस। पहले हम वन मंथ में गए, देन वन वीक में गए, वन वीक में हमने कुछ लेवल्स मार्क करे, देन हमने वन डे में कुछ एनालिसिस के कुछ लेवल्स मार्क करे यहाँ पे। अब मैंने बताया वन डे की जगह 4 आवर्स का भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, ये 4 आवर्स का। तो ये 4 आवर्स का भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये 4 आवर्स का चार्ट देखिए, तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा 4 आवर्स का चार्ट। ठीक है, तो मैंने काफी ठीक तरह से ऑलमोस्ट लेवल मार्क कर दिए हैं हमने, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ऊपर का एक रेजिस्टेंस। मैं यहां लिख देता हूं, ये हमारा है सपोर्ट, ये हमारे स्टॉक का सपोर्ट है। मिनट भैया आ चुके हैं। ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा जो हमने वन वीक चार्ट में मार्क किया है। देन एक रेजिस्टेंस हमने ऊपर भी मार्क किया है, एक छोटा सा लाइन। मैंने पहले आपको बताया था कि हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक एरिया ढूंढना होता है, ना कि एक पर्टिकुलर लाइन। पर कुछ सिनेरियोज में ना हम पर्टिकुलर लाइन भी एक मार्क कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर लाइन कहां से आपको मिलेगा? ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मार्क तब करनी है जब किसी स्टॉक ने कुछ टाइम पहले एक हाई बनाया था, या तो एक हाई बनाया था, एक लो बनाया था, और वहां से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। तो आप क्या करोगे, वहां पे एक
लाइन मार्क कर दोगे कि हाँ इतने का हाई बनाया था या इतने का लो बनाया था। पर्टिकुलर अगर आपको एक प्राइस मार्क करना है तो उसके लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करते हो, ठीक है। अब बात आती है कि वन डे चार्ट के बाद हमें 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है। एनालाइज करने के लिए हमें 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है और इस 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें कुछ चीजें मार्क करनी है। तो अगर आप देखोगे तो हमें 1 आवर टाइम फ्रेम में कुछ अलग ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम इसको एनालाइज करें तो हमें यहाँ पे एक अलग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेगा। वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है वो हम मार्क करते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है विप्रो लिमिटेड में 1 आवर टाइम फ्रेम में। क्या आप लोगों को कुछ मतलब आइडिया लग पा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? ये रेजिस्टेंस कैसे, सपोर्ट कैसे मार्क किया मैंने, कि यहाँ पे विप्रो लिमिटेड का सपोर्ट क्यों है? ये आइडिया लग पा रहा है आप सबको? ये आइडेंटिफाई करने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार बताएंगे कि ये जो मैंने सपोर्ट मार्क किया हुआ है 1 आवर चार्ट में, यहाँ पे किसी को दिक्कत? ओके। तो ये नीचे को जो लेवल्स हैं, अब आप ये पूछोगे कि ये नीचे के लेवल्स मैंने क्यों मार्क किए? ये नीचे के दो, एक ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस क्यों मार्क किया है मैंने? एक सेकेंड रुकना। हाँ जी। तो क्वेश्चन तो ये आता है कि ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट क्यों मार्क किया था मैंने उस लेवल टाइम फ्रेम में? तो ये हमने वीकली टाइम फ्रेम में मार्क किया था। जो भी लेवल्स आप जिस टाइम फ्रेम में मार्क करोगे, आपके माइंड में वो हमेशा रहनी चाहिए कि वो किस टाइम फ्रेम में आपने मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है कि अगर विप्रो लिमिटेड कल डाउन जाता है तो मैक्स टू मैक्स इस जोन तक आएगा, यहाँ से क्या होगा, ये अपसाइड में चला जाएगा, राइट। यहाँ से ये अपसाइड में कंटिन्यू कर देगा। लेकिन अगर सपोज ये नीचे गिर गया यहाँ से, तो यहाँ से जब ये नीचे गिरेगा ना तो ये अपना एक नया सपोर्ट ढूंढेगा। तो नया सपोर्ट इसका क्या होगा, ये रेजिस्टेंस लेवल जो आपने मार्क किया हुआ है, ये वाला लेवल। और सपोज बहुत ही ज्यादा गिरने लगा तो यहाँ से गिरते गिरते ये कौन से लेवल तक आ सकता है मैक्स टू मैक्स? इस जोन में आ जाएगा। और इस जोन के बाद भी गिरता है तब तो ऑलमोस्ट समझ लो कि विप्रो लिमिटेड क्रैश ही हो चुका है और एक दिन में इतना ज्यादा फॉल नहीं आएगा। एक दिन में कोई भी स्टॉक इतना ज्यादा फॉल नहीं करता है जब तक उसमें कोई बहुत ही बुरी न्यूज ना हो। तो ये लेवल्स हमने बेसिकली मार्क सिर्फ इसलिए किए हैं कि हमें कुछ अल्टीमेट आने वाले टाइम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाए। अभी कुछ सेकंड में सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आ, आप ज्वाइन कर देंगे जल्दी से डिस्कनेक्ट होते ही। डिस्कनेक्ट होके ज्वाइन करेंगे दोबारा से।